गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवादी दृष्टिकोण। यहाँ से हमारी दूसरी यूनिट शुरू हो जाती है और दूसरी यूनिट का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी दृष्टिकोण, आइडियलिस्ट अप्रोच। आदर्शवादी दृष्टिकोण या सिद्धांत का उदय आदर्श यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। यानी कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसकी आलोचना करने के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण बना है। आदर्शवादियों के अनुसार यथार्थवाद की आलोचना का मुख्य कारण इतिहास के वास्तविक अर्थ की विकृति और उसका दोषपूर्ण स्वरूप है। आदर्शवादियों का दृष्टिकोण समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार के आधार पर खड़ा है। उन्हें मानव प्रकृति की अच्छाई में विश्वास है। वे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें संघर्ष का अभाव हो। संघर्ष की संभावना उत्पन्न होने की स्थिति में उसका समाधान विवेक, ज्ञान, सहिष्णुता व सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। आदर्शवादी इन प्रश्नों पर विचार करते रहे हैं कि विश्व में न्याय व शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्धों को कैसे रोका जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो सकता है, शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्ति विहीन राज्यों का जो शोषण किया जा रहा है वो कैसे समाप्त किया जा सकता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक जो थे हर्बर्ट बैटरफील्ड, रेनहोल्ड नेबूर, हर्से, हाइड, बर्डाली, गार्नर, फेनविक, विल्सन, क्विंसी राइट, बर्ट्रैंड रसल, वुड्रो विल्सन आदि इसके जो है वो मुख्य दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं। तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हमारी है मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मत है कि मनुष्य स्वभाव से एक अच्छा प्राणी है। उसमें दया, धर्म, सहानुभूति, सहनशीलता, अपनापन, परोपकार आदि गुण होते हैं। मनुष्य का स्वभाव, बुरा स्वभाव जो हो जाता है कई बार मनुष्य का बुरा स्वभाव, तो उसके वो बुरे वातावरण और बुरी संस्थाओं के कारण होता है। मानव सभ्यता का विकास और कल्याण सभी मनुष्य करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से अच्छा मानव ही श्रेष्ठ संसार की रचना कर सकता है। तो इसलिए जो आदर्शवादी थे वो हमेशा मनुष्य के अच्छे स्वभाव की वकालत करते थे। नेक्स्ट है हमारा युद्ध का विरोध। आदर्शवादी विचारक युद्ध का विरोध करते हैं। वह युद्ध को मानव और मानव जाति के लिए खतरनाक मानते हैं। वह युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे बुरी विशेषता मानते हैं। उनका मत है कि युद्ध से मानव और मानवता दोनों का नाश होता है। अतः युद्ध समाप्त किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। युद्ध की समाप्ति के लिए केवल कुछ देशों के प्रयत्न ही काफ़ी नहीं हैं, अपितु इसके लिए विश्व स्तरीय प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने, आदर्शवादियों ने हमेशा युद्ध का विरोध किया है, युद्ध को समाप्त करने का हमेशा समर्थन किया है। नेक्स्ट हमारा शक्ति का खंडन। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक शक्ति और शक्ति के प्रयोग का विरोध करते हैं। जैसे मोर्गेंथो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रखती है। लेकिन आदर्शवादियों का विचार है कि प्रत्येक तरह के कार्य में शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। शक्ति यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तत्व हो सकती है, परंतु संपूर्ण शक्ति के प्रयोग से संघर्ष और युद्ध ही होता है। जबकि युद्ध या शक्ति के प्रयोग के पश्चात भी अंत में हमें शांति वार्ता व अन्य कार्यों के लिए एकत्रित होकर ही बैठना पड़ता है, क्योंकि युद्ध का अंत भी समझौते के द्वारा ही होता है। अतः शक्ति के प्रयोग से पहले हम क्यों न किसी जगह बैठकर उस संघर्ष को सुलझा लें या आपसी बातचीत कर लें। इसी आधार पर आदर्शवादी जो है शक्ति के प्रयोग का खंडन करते हैं कि हर समस्या का समाधान शक्ति के द्वारा नहीं, बातचीत के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट है मूल्यों पर आधारित। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान आदर्शवाद को मूल्यों पर आधारित विषय मानते हैं। उनका मत है कि जिस तरह प्रत्येक मनुष्य के कुछ अपने मूल्य होते हैं और वह अपना जीवन अपने मूल्यों के आधार पर संचालित करता है। हर मूल्यों का मतलब सिद्धांत होते हैं, वैल्यूज होती हैं। इस प्रकार आदर्शवादी अपने दृष्टिकोण में नैतिकता, मानव सेवा की भावना, अहिंसा, भाईचारे, शांति, युद्ध के परित्याग को प्रमुखता देते हैं।
आदर्शवाद इन मूल्यों को लेकर ही आगे चलता है तथा इसी पर आधारित समाज की व्यवस्था करना अपना परम उद्देश्य मानता है। इस तरह आदर्शवाद एक मूल्यभारित अध्ययन है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिकारवाद का विरोध। आदर्शवादी दृष्टिकोण शासन की शक्ति को किसी भी स्थिति में एक हाथ में एकत्रित नहीं होना देना चाहते। उनका मानना है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है। निरंकुश शक्ति व्यक्ति को पूर्ण तौर से भ्रष्ट बना देती है। वैसे तो शक्तिशाली वैसे ही घमंडी हो जाता है, तानाशाही प्रवृत्ति अपनाना उसके अंदर अहम आ जाता है, और निरंकुश शक्ति का अगर उसको सहारा मिल जाए तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट बन जाता है। उनका विचार है कि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था में शासन द्वारा नागरिकों के और अधिकारों और कर्तव्यों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने से छीनने की संभावना काफ़ी प्रबल रहती है, जबकि आदर्शवादी अपने नागरिकों की अच्छी शासन व्यवस्था, हिंसा व शक्ति के परित्याग को प्रमुखता देते हैं। इसलिए सर्वाधिकारवाद का आदर्शवादी जो है विरोध करते हैं। वो किसी भी एक हाथ में शक्ति को एकत्रित देने का विरोध करते हैं। वो शक्तियों के बंटवारे का, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन। आदर्शवादी जो है हमेशा विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अहिंसा, नैतिकता आदि के प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आदर्शवाद से प्रेरित होकर ही 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना करने में मुख्य योगदान डाला था, और इसे और अधिक प्रभाव बनाने के लिए उसने 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व डाक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पीछे कहीं न कहीं आदर्शवाद का तत्व ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है विश्व राज्य की स्थापना पर बल। आदर्शवादी विचारक संस्थावादी और विधिवादी अध्ययन पर काफ़ी बल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए वे विश्व राज्य और विश्व सरकार के गठन की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसी विश्व सरकार बनाई जाए जो हमारी सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्र की जो जटिल समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण है, बेरोजगारी है आदि, ये हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं बन गई हैं, तो इनको सुलझाने के लिए वो एक ऐसे विश्व राज्य या विश्व सरकार के गठन का पक्षधर है जिसे शक्ति राजनीति को सदा के लिए दफन किया जाए। आदर्शवादी विचारक विश्व परिवार जैसे लक्ष्य को सामने रखकर उनकी प्राप्ति के साधन स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था सरकार का समर्थन देते हैं। राष्ट्रसंघ का निर्माण, जिनेवा प्रोटोकॉल, किलात ब्रिया पैक्ट आदि पर आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है अनुभव तर्क पर बल। आदर्शवादी विचार बर्ट्रैंड रसल का मत है कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, शक्ति की लालसा और द्वेष को जन्म देने वाली अधिकार लिप्सा के स्थान पर रचनात्मक प्रेरणाओं को अपनाना और उनका पोषण करना होगा, तभी विश्व के राष्ट्रों के मध्य प्रेम और सहयोग का वातावरण विकसित हो सकेगा। रसल का विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व आवश्यक है। ऐसा होने पर ही विश्व सरकार की कल्पना की जा सकती है। उनका मत था कि तर्क और अनुभव के द्वारा पेचीदा से पेचीदा मामलों को हल किया जा सकता है। वार्ता एक ऐसा माध्यम है, बातचीत एक ऐसा माध्यम है जो कि किसी समस्या के समाधान के लिए अहिंसा युक्त सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाता है। तर्क, शिक्षा और विज्ञान द्वारा मानव जाति का निरंतर विकास होना संभव है। इसलिए जो आदर्शवादी है वो अनुभव और तर्क पर ज़्यादा बल देते हैं, शक्ति का वो खंडन करते हैं। लेकिन इतनी विशेषताओं के बावजूद भी आदर्शवादी दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ आलोचक हैं उसके, जो हमारे यथार्थवाद के समर्थक हैं, वो आदर्शवाद के आलोचक हैं। तो हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से इसकी आलोचना पढ़ेंगे कि मूल्यभारित अध्ययन है। आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना का मुख्य आधार उसका मूल्यभारित होना है। आदर्शवाद के कुछ निश्चित मूल्य हैं। आदर्शवाद अपने दृष्टिकोण में नैतिकता, मानव सेवा की भावना, अहिंसा, भाईचारे, शांति, युद्ध के परित्याग को प्रमुखता देते हैं। इन नैतिक मूल्यों के अतिरिक्त वह मानवतावाद का भी काफ़ी समर्थन करते हैं, जिसे यथार्थवादी स्वीकार नहीं करते और इसी आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। वो मूल्यभारित अध्ययन की जो है समर्थक नहीं है यथार्थवादी, इसलिए वो आदर्शवादियों की आलोचना कर रहे हैं कि यह मूल्यभारित अध्ययन है। शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका। आदर्शवादी विचारधारा की आलोचना एक अन्य आधार शक्ति की आलोचना करता है। आदर्शवादी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों के पारस्परिक संबंधों में सैनिक शक्ति को त्याग कर उसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। वो हमेशा शक्ति, हम पीछे भी पढ़े उसकी विशेषताओं में कि वो शक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानती, वो मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ऐसा निकट भविष्य में संभव नहीं होता लगता।
कि सैनिक शक्ति को त्याग कर नैतिक मूल्यों का पालन किया जाना संभव हो। मोरगेंथो ने कहा भी है कि इस विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतना अधिक प्रबल है कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए शक्ति रहित समाज की स्थापना करना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। हर राष्ट्र जो अपनी एक देश से दूसरे देश के साथ जो प्रतिक्रिया करता है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करने के लिए ही वो अपने संबंध स्थापित करता है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही वह ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करने के हमेशा पक्षधर रहते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि हम आदर्शवादियों की माने कि शक्ति का कोई स्थान ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो यह गलत है। और हमारे जो दिन प्रतिदिन जो है शक्ति की भूमिका इतनी बढ़ रही है कि शक्ति के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विश्व राज्य की स्थापना संभव। जैसा कि आदर्शवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में जितनी भी जटिल समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो विश्व सरकार की स्थापना के द्वारा किया जाना चाहिए। परंतु विश्व राज्य की स्थापना किसी भी पक्ष में संभव नहीं है। प्रथम विश्व के युद्ध के पश्चात जो राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी वह भी युद्धों को रोकने में सफल नहीं हुई और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के अंदर डायरेक्ट युद्ध न होकर इनडायरेक्ट जो गृह युद्ध चलते रहते हैं, सीमा विवाद को लेकर या किसी और विवाद को लेकर उनके युद्ध जो है चलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गलत आधार। आदर्शवाद से प्रेरित होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेकों विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया है। कुछ ऐसे शोध हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन की वकालत की गई है, परंतु राष्ट्रसंघ की व्यवस्था में कुछ छोटे और कमजोर राष्ट्रों का ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों पर से विश्वास उठ चुका था। इन राष्ट्रों को शीघ्र ही महसूस हो गया कि महाशक्तियाँ न्याय और सच्चाई का साथ देने की अपेक्षा अपने स्वार्थों को और अधिक प्राथमिकता देती है। कोई भी जो देश है वो जो है हमेशा सच्चाई का और न्याय का साथ क्यों नहीं देती, क्योंकि वो अपने स्वार्थों को जहाँ ज़्यादा पूरा होते हुए देखती हैं वो उसी पक्ष में अपना समर्थन देती हैं, चाहे वो अन्याय का साथ क्यों नहीं दे रही हो, चाहे वो झूठ का साथ क्यों नहीं दे रही हो। तो राष्ट्रसंघ के निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, परंतु अमेरिकी संसद द्वारा स्वीकृत न दिए जाने के फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका था। अतः अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो आधार है वो गलत है। वो हमेशा जो है न्याय और नैतिकता के सिद्धांत पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। मनुष्य के स्वभाव का गलत चित्रण। आदर्शवादी मनुष्य को स्वाभाविक तौर पर एक अच्छा प्राणी मानते हैं जिसमें दया, प्रेम, सहनशीलता, लगन, सहानुभूति और भ्रातृत्व भावना आदि के गुण पाए जाते हैं। परंतु आदर्शवादी मानव में निहित अनेकों ऐसे तथ्यों को आंखों से ओझल कर देते हैं जो कि मानव की बुराई को प्रकट करते हैं, जैसा कि स्वार्थ है, संकीर्णता है, धोखा देना, दूसरे के हितों को चोट पहुंचाना आदि शामिल हैं। हिटलर, मुसोलिनी आदि शासकों के निहित स्वार्थ और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन आदि की हठधर्मिता ने ही विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेला था। इसी फांसीवादी ताकतों के उदय में ब्रिटेन, फ्रांस आदि की तुष्टीकरण की नीति की भी जो है काफ़ी उत्तरदायी माना जाता है। राष्ट्रसंघ और उससे संबंधित संस्थाएं कभी भी मानवीय भ्रातृभावना की प्रतीक नहीं हो सकी थी। अतः आदर्शवादियों ने मानव के स्वभाव का केवल एक पक्ष यह चित्रण ही किया है, क्योंकि मानव के अंदर जहाँ प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता का गुण होता है वहीं उसके अंदर जो है संकीर्णता, स्वार्थ, धोखा देना आदि, दूसरे के हितों को चोट पहुँचाना, ये भी उसी के गुणों के अंदर हुए, अवगुण भी उसके अंदर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति साध्य है। आदर्शवादी विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। परंतु आदर्शवाद के आलोचक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक साधन की अपेक्षा एक साध्य मानते हैं जो कि विश्व को एकीकृत करके उसमें विद्यमान समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। परंतु यदि व्यवहार में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वयं में एक साधन भी है और एक उद्देश्य भी है, साध्य भी है और साधन भी। शक्ति के द्वारा शक्ति अर्जित की जाती है, शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं
शक्ति के द्वारा ही संघर्ष करते हैं, इसलिए ये साध्य भी है और साधन भी है। हम इसको केवल एक साध्य नहीं मान सकते, क्योंकि फिर साधन क्या अपनाएंगे? हम शक्ति को अर्जित करने के लिए शक्ति ही अपनाएंगे। जो जितना देश शक्तिशाली होता है उतनी ही ज़्यादा शक्ति अर्जित करता है। तो शक्ति का प्रयोग करके ही शक्ति अर्जित की जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति जो है साध्य भी है और साधन भी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कोई विचार या दृष्टिकोण स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य पाई जाती है। जिन कमियों को दूर किए बिना हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का अपना महत्व है, परंतु इसे अतिवादिता से बचना चाहिए, तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन और उपयोगी बन सकता है। आदर्शवादी दृष्टिकोणों को अनेक विद्वान जैसे कि महात्मा गांधी, बर्ट्रैंड रसल, वुड्रो विल्सन, अल्डोस हक्सले, विलियम लेड, रिचर्ड कॉबडन, मार्केट मीड आदि ने अपने अध्ययन में शामिल किया है। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण था वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।